चैनल पर अब पेपर ऐसा बनेगा, जिसको आपने काफी पसंद किया। वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है, जिस तरीके से आपके एग्जाम हो रहे हैं, उसमें बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हां, मैं बेहतरीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसी से वो छंटनी होती है जो कि विकसित भारत के लिए आवश्यक है। या आप कह सकते हो कि जो माइंडेड है, इंटेलिजेंट है और जो सरकारी नौकरी करने योग्य है, उनका चयन होता है। तो जो प्रश्न पत्रों में जो बदलाव हुए हैं, जिन पर लगातार मेरी निगाह है, उसी के संबंध में आपसे बात करने आया हूं। और कुछ अन्य बातें भी हम करेंगे, लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो जो है ये देखना पड़ेगा, तभी आप मेरी इस बात को समझ पाओगे। यहां मैंने आपको ये बताया है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है जिसमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको मैंने टच करने का प्रयास किया है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वर्तमान में स्टूडेंट के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, उनसे हम निपटारा कैसे करें, उस संकट से हम बचे कैसे। तो उस संकट से बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो है आपका करंट जीके। यदि आपने करंट जीके को मजबूत कर लिया शानदार तरीके से, ध्यान रखना मैं यहां पर शानदार तरीके से कह रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती है, तो आप मान के चलना, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जिसको आप गंभीरता से सुने। करंट जीके, आप जानते हो, ये जो करंट जीके होता है, समसामयिक घटनाएं जो होती है, इसमें मैं सिंपल और सोबर आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको कोई भी एक अखबार का चयन करना है, न्यूज़पेपर। वो आपके स्टेट लेवल से भी संबंधित हो सकता है और इसके अलावा आपके इंडिया लेवल से भी संबंधित हो सकता है। आप एक नेशनल लेवल का अखबार ले लीजिए और एक स्टेट लेवल का अखबार ले लीजिए। दो अखबार आपके काम के होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसको आपने तीन भागों में डिवाइड करना है। तीन भाग आप अच्छे तरीके से जानते हो। एक होता है इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। दूसरा होता है इंडियन लेवल, भारतीय स्तर का। और तीसरा होता है आपका स्टेट का। कोई भी जिस स्टेट से आप संबंधित हो, राजस्थान के हो तो राजस्थान का करंट जीके आपको यहां पर आना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम क्या पढ़ें। अखबार तो पेजेस से भरा होता है, उसमें हमारे काम की क्या बात है। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो इसी दिशा में करवाया जाता है, ताकि आप ये समझ सको कि आपके लिए महत्वपूर्ण सामग्री क्या है, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, स्मार्ट कंटेंट क्या है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, ध्यान रखें, सारा नहीं पढ़ना होता है, आपको स्मार्ट पढ़ना होता है। मेरी बात को अंडरलाइन करें, आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, स्मार्ट पढ़ना होता है। इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है जिसके एग्जाम में आने की आपकी संभावनाएं ज्यादा होती है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ना है। अब उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जो भी न्यूज आती है, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, एक बार आप मेरी बात को समझ लीजिए। जो भी न्यूज आती है उसको आपने, जो आपका जनरल जीके होता है, जैसे जियोग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, इससे आपको जोड़ना है, इससे आपको कनेक्ट करना है। अब कई पहलू इसमें कनेक्ट होते भी नहीं है, और आप स्टूडेंट हो, आपका जो आयु वर्ग है उस बात को समझ भी नहीं पाता है। इसी कारण से मैं आपको यहां पर एक सजेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। हमारा जो चैनल है ये जीके बूस्टर डोज नाम से एक सीरीज चलाता है।
इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। आपको लगता है कि आपके काम की बातें हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां मैं आपको केवल स्मार्ट पढ़ाऊंगा, स्मार्ट जीके। ध्यान रखना, स्मार्ट जीके, इतना नहीं इतना। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इतना ही पढ़ना है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। फिर आपको अन्य दिशा में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप स्वतंत्र हो, आपका नैतिक अधिकार भी है। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि यदि आप स्मार्ट नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से थोड़ी दूरी बन जाती है। ईश्वर आपका सिलेक्शन कराए, चयन कराए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन सिलेक्टिव स्टूडेंट को जब आप सुनोगे, उनके इंटरव्यूज सुनोगे, तो आपको वो दो ही शब्द कहेंगे, सीमित सामग्री, इंपोर्टेंट सामग्री। मतलब आपका जो कंटेंट है वो सीमित होना चाहिए और इंपोर्टेंट होना चाहिए, मीन्स स्मार्ट होना चाहिए। तो जो हम बताते हैं वो इन सब से जोड़कर बताते हैं। और वर्तमान में जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो जोड़ा गया है, जो फैक्टर जोड़ा गया है, वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जोड़ा गया है और ये स्टैटिक जीके अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। आजकल विभिन्न एग्जाम में आता है। ये स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं जनरल जीके का ही हिस्सा होता है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो हमें अलग से करनी पड़ती है, उसको इसमें ही करवाया जाता है, साथ में ही। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो न्यूज पढ़ें उसमें 3 बातों को आपने ध्यान में रखना है। ये मैं अपडेटेड रूप में आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ये शब्द आपके सामने आ रहे हैं। आप यदि आरएएस का बदला हुआ नया सिलेबस देखोगे तो उसमें भी आपको ये प्रकृति देखने को मिलेगी, ये प्रकृति देखने को मिलेगी। और जो वर्तमान में जो आरपीएससी के अध्यक्ष है, बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मूल किताबें पढ़ो, इसके अलावा आपको खोजने की प्रवृत्ति होनी चाहिए आप में, ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी। मेरे कहने का अर्थ है कि अब तक जो आप पढ़ते जा रहे थे उसके पढ़ने में थोड़ा बदलाव करना है, आपको बदलाव करना पड़ेगा आपको, तभी आपको निर्णायक सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। और इसी दिशा में मैंने अब पेपर ऐसे बनेंगे इस नाम से आपको, अब पेपर ऐसा बनेगा इस नाम से आपको मैंने ये वीडियो उपलब्ध करवाया था। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे जरूर देखें और इसको एनालाइज करें, ध्यान रखना। और मैं यहां पर आपको स्पेशल बता दूं, ध्यान से देखें इसको। जिन्होंने नहीं देखा है वो ध्यान से देखें। आपको बहुत ही गंभीर पहलू मिलेंगे इसके अंदर, जिसका निवारण करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके निवारण के बिना मुझे ऐसा लगता है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना खांडे की धार होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब इसी संबंध में आपको मैं 3 बातें बता रहा हूं जो वर्तमान में करंट में आपने ध्यान में रखनी है। जैसे फैक्ट्स पता होना चाहिए, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन फैक्ट जो है अब थोड़ा सा कमजोर होगा आपके लिए। वो इसलिए कमजोर होगा क्योंकि फैक्ट आधारित क्वेश्चन की संख्या कम होगी। ध्यान रखें, मैं कह रहा हूं संख्या कम होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे नहीं, संख्या कम होगी। और वैसे भी फैक्ट के बगैर आगे आप 2 पहलुओं को नहीं कर सकते। जैसे दूसरा जो आपने ध्यान में रखना है, आत्मनिष्ठ प्रकृति। अब ये आत्मनिष्ठ प्रकृति क्या होती है? आत्मनिष्ठ प्रकृति होती है ढूंढने की प्रकृति। आप स्वयं ढूंढो उसका आंसर। ऐसे कई क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। मैं आपको बता दूं कि अब पेपर ऐसा बनेगा इस नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब पेपर ऐसा बनेगा, इसका पहला पार्ट तो ये उपलब्ध करवा दिया, अब इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, फिर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इनमें मैं आपको जो करंट में चल रहा है उसमें हम कैसे इन चीजों को जोड़ेंगे, कैसे हम करेंगे, उसकी आत्मनिष्ठ प्रकृति क्या होगी, उसको एनालाइज कैसे करोगे, उनको लेके चलूंगा। तो आप बने रहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर, आपको रिजेक्ट करने का भी अधिकार है,
आपको अपनाने का भी अधिकार है, लेकिन यहां जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, मेरे 18 सालों के अनुभव का आधार मिलेगा आपको। समझ में आई मेरी बात सारी? आधार मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो वर्तमान में एक न्यूज बड़ी चर्चा में है, आपने जरूर सुनी होगी, जरूर देखी होगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा आपको कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हो। ये जो टॉपिक है वर्तमान में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में शामिल हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि मनरेगा, वीबी जी राम जी, याद आया? रामसर साइट्स, याद आया? वेटलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको कहा था वंदे मातरम, याद कीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके अलावा मैंने कहा था दीपावली, जिसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अमेरिका वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पांचवा। और छठा टॉपिक आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए सोमनाथ का मंदिर, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका, और यही वो बात है जो आपको सिलेक्शन के निकट लेके जाएगी। कैसे पढ़ना है मतलब इस टॉपिक को कैसे, या इस तरह के जो टॉपिक नए आएंगे उनको पढ़ना कैसे हैं, यही बात आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगी। क्योंकि आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति क्या है, एनालिसिस क्या है, खोजने की प्रवृत्ति क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि सोमनाथ का मंदिर, तो हमारे सामने दो बातें आई है। ध्यान से मेरी बात को समझना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप करंट को पढ़ें कैसे। दो बातें हमारे सामने हैं। महमूद गजनी का जो आक्रमण हुआ था 1026 ईस्वी में, 2026 में 1000 वर्ष पूर्ण हुए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। 8 जनवरी से 10 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ जिला है सौराष्ट्र में, गुजरात से संबंधित। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो एक नया पहलू जुड़ा है वो ये है, इसका जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हो ये 1951 में बनाया गया। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर, भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनकी पहल पर बनाया गया। अब इसके साथ ही हमारे सामने एक नया फैक्ट जुड़ जाता है, 2026 में 75 वर्ष पूरे हुए, तो दो पहलू जुड़ गए। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब फैक्ट्स बहुत सारे हैं, इसको हम ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं, पर्यटन, इसको हम साइंस से भी जोड़ सकते हैं, इसको हम आर्ट एंड कल्चर से भी जोड़ सकते हैं। ये तो एक महत्वपूर्ण पहलू है, और स्टैटिक जीके तो इसका है ही है। ये तो खैर है, हम जोड़ के दिखाऊंगा मैं इनको आपसे, आपको ये सीख लेनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग। आइए अब कुछ बातें इस संबंध में मैं करना चाहूंगा। ये आपके फैक्ट्स हैं, इसको हम फैक्ट्स बोलते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है वो किस रूप में है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ो। सोमनाथ का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? आपको मैं बता दूं, जहां भी मंदिरों की बात होती है वहां पर शैली, जिसको हम इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इसको आप कभी मत भूल जाना। देखिए ये मंदिर कहां है, किसने बनाया, ये एक कमजोर फैक्ट होते हैं। कमजोर फैक्ट का मतलब मेरा ये है कि लगभग हर स्टूडेंट उसको जानता है। मैं यहां पर मोस्ट टू मोस्ट बात कर रहा हूं। मोस्ट टू मोस्ट का मेरा मतलब यह है जिससे मेरिट तय होती है, जिससे मेरिट तय होती है। क्योंकि यदि कोई आपसे कह दे कि सोमनाथ का मंदिर कहां है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको आता है। लेकिन ये किस शैली में बना हुआ है,
इस पर स्टूडेंट अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आई बात सारी? तो ये जो शैली है ये है आपकी चालुक्य शैली। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख किस वेद में है? आप जानते हो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। उन वेदों में सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख किस वेद में है? तो ये है ऋग्वेद। ये आपके जो फैक्ट्स है ये वो फैक्ट्स है जो मेरिट तय करेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सोमनाथ के मंदिर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्तमान में जो आत्मनिरीक्षण है, आपका जो एनालिसिस है, आपका जो फैक्ट्स है, उसका मिला जुला रूप है ये। और क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जिसमें आप इधर उधर हो जाओगे। इधर उधर होने का मतलब क्या है? मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन। देखिए, कथनों पर विचार करें। यह चालुक्य शैली में बना है। इस पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। इसका उल्लेख यजुर्वेद में है। इसका वर्तमान स्वरूप 1951 में बना था। अब नीचे क्या पूछता है? इसमें से कितने सही है? इसमें से कितने सही है? 1, 2, 3, 4। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो फिर हमें यह पता लगता है कि इसमें एक तो ये सही है, दूसरा इस पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, नहीं, 1026 में किया था, तो ये गलत हो गया। इसका उल्लेख यजुर्वेद में है, तो ये नहीं है, सामवेद में है, तो ये भी गलत हो गया। इसका वर्तमान स्वरूप 1951 में बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कितने सही है? 2। अब वो चीजें भी आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। थोड़ा अगला कदम है ये। कौन से क्वेश्चन? 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, 3 व 4 सही, सभी सही। उसका अलग पहलू आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, गंभीर तैयारी की डिमांड होती है इसके अंदर स्टूडेंट को, तभी वो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको समझदारी के साथ, टेक्निक के साथ और बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करें और यही बातें आपको आगे लेके जाएगी।